हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 52 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। तो ये बोल रहा है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग इन IPv4। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को क्या है, लिमिटेशन क्या है क्लासफुल एड्रेसिंग का IPv4 में। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं लिमिटेशन ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग। तो सबसे पहले होता है इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो देखिए IPv4 में क्लासफुल एड्रेसिंग में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होता है ना, कि इसमें जो यूज़ जो होता है ना, आपका जो एड्रेस स्पेस मिला रहता है उसका यूज़ नहीं हो पाता है अच्छे से, समझे। मतलब मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाता है, उसको चाहिए होता है बहुत कम, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको मिलता है बहुत कम। तो इस तरह का जो दिक्कत होता है ना, ये सबसे ज़्यादा है इसमें। तो वही है, देखिए क्लासफुल एड्रेसिंग ऑफन लेड टू वेस्टेज ऑफ IP एड्रेसेस। फॉर इंस्टांस, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन नीडेड ओनली अ फ्यू एड्रेसेस, they might be assigned a class C network with 256 addresses which result in many unused addresses। समझे। तो सबसे मेन जो होता है कि इसमें भाई वेस्टेज बहुत होता है IP एड्रेस का, तो ऑफन लेड टू वेस्टेज ऑफ IP एड्रेसेस, समझे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एड्रेस की जरूरत है, इसका ये एड्रेस मतलब समझ रहे हो ना, क्लासफुल एड्रेसिंग मतलब एक तरह से आपके IP एड्रेस में पूरे नेटवर्क में आपको कोई एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, तो उसका है ये। तो अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन को नेटवर्क में पूरा कोई एड्रेस चाहिए, तो उसको क्या होता है, कभी कभी ऐसा एड्रेस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, उसको अगर क्लास C में कोई नेटवर्क मिल जाता है तो उसके पास 256 एड्रेस आ जाएंगे, समझे। जबकि उसको चाहिए होता है कुछ ही 10, 15, 20 या फिर 100 ही चाहिए होता है, लेकिन उसको मिल जाता है हद से ज़्यादा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वेस्टेज हो जाते हैं IP एड्रेस का। अब ऐसा नहीं है कि इसमें यही है ना कि सब फिक्स रहता है, अगर आपको क्लास C का मिला है तो उसको पूरा मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा। तो यही सबसे मेजर प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, उसके बाद होता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। The fixed size of address classes made it difficult to allocate the right amount of addresses for different organizations. As business grew, they often outgrew their assigned classes, leading to need for additional IP allocation, which complicates management. समझे। तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है। क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग में ही सबका एड्रेस साइज को हो जाता है। फॉर एग्जांपल, क्लास A हो गया, क्लास B हो गया, क्लास C हो गया, सबका एड्रेस ऑलरेडी फिक्स होता है कि क्लास A का यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, क्लास B का यहाँ से यहाँ, समझे। तो ये सब पहले से फिक्स होता है। तो इससे क्या होता है ना कि भाई एलोकेट द राइट अमाउंट ऑफ एड्रेस फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि डिफिकल्ट हो जाता है कि राइट अमाउंट में, मतलब उसको जितना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, उसको कभी ज़्यादा मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक छोटा बिजनेस है, अभी आपको 10 IP एड्रेस की ज़रूरत है। ठीक है, आपने ले लिया, आपको 10 मिल गया, समझे। मान लीजिए धीरे धीरे आपको आप बिजनेस बढ़ते गया, आपको ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते गया, तो आपको क्या होगा, ज़्यादा एडिशनल IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप वो ले ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका लिमिट ही क्रॉस हो गया है, आपका उतना ले ही नहीं पाओगे। अगर आपको चाहिए तो आप फिर से IP एड्रेस कर दो कहीं मतलब किसी और क्लास का, तो उससे क्या होगा, IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, जो कि एक बिजनेस के लिए सही नहीं होता है ना। तो वही होता है कि एज बिजनेस ग्रो देयर असाइंड क्लासेस लीडिंग टू द नीड ऑफ एडिशनल IP एलोकेशन। उसको और IP एलोकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे क्या होता है कि ये हम लोग को कॉम्प्लिकेट्स कर देता है, मैनेजमेंट को मिल ही नहीं पाता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आता है लिमिटेड नंबर ऑफ नेटवर्क्स। तो देखिए क्लासफुल एड्रेसिंग इम्पोज लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल विद इन ईच क्लास। फॉर एग्जाम्पल, क्लास A अलाउ ओनली फॉर 126 नेटवर्क्स विच कैन बी इनसफिशियंट फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन एंड ISP। तो देखिए इसमें क्या होता है कि नेटवर्क्स को भी लिमिट कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कि कितने नेटवर्क्स अवेलेबल रहेंगे किस क्लास में, ये पहले से ही फिक्स होता है। तो देखिए वही लिखा है, इम्पोज लिमिट ऑन द नंबर ऑफ नेटवर्क अवेलेबल विद इन ईच क्लास। ठीक है, कितने नेटवर्क अवेलेबल रहेंगे उसको पहले ही फिक्स कर दिया है कि भाई आपके में इतने रहेगा, इसके में इतना रहेगा, क्लास B में इतना रहेगा, क्लास C में इतना रहेगा। तो वही होता है ओनली फॉर विच कैन बी इनसफिशिएंट फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन एंड ISP। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई मान लीजिए किसी को क्लास A में 126 नेटवर्क से भी ज़्यादा की ज़रूरत है, तो उसको मिल ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि भाई पहले से फिक्स है इसमें सब कुछ। तो ये हो जाता है दिक्कत। उसके बाद होता है एब्सेंस ऑफ वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, इसको बोलते हैं VLSM। तो इसमें क्या होता है, क्लासफुल एड्रेसिंग डज नॉट अलाउ फॉर द यूज ऑफ सबनेट मास्क ऑफ वेरिंग लेंथ। दिस मीन्स दैट ऑल होस्ट इन द सबनेट मास्क बिलोंग टू द सेम क्लास, रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ IP एड्रेसेस विद इन द नेटवर्क। तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग का VLSM का भी नहीं होता है, यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, अलाउ ही नहीं करता ये कि आप लोग सबनेट मास्क को, देखिए सबनेट मास्क जो होता है एक तरह से आप समझिए नेटवर्क होता है, वो आप अलग अलग लेंथ का नहीं यूज़ कर सकते हो। अगर आप 8 फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 8 लेंथ का नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो आपको पूरा 8 लेंथ का ही करना होगा इस पूरे इसमें, समझे। आप चाहोगे मैं 16 लेंथ का कर लूँ तो आप नहीं कर सकते हो,
समझे। तो वही होता है कि हम लोग सबनेट मास्क को नहीं यूज़ कर सकते अलग अलग लेंथ का, ठीक है। उसके बाद इससे क्या होता है कि ऑल होस्ट इन द सबनेट मास्क बिलोंग टू द सेम क्लास। इसका मतलब कि जितने भी होस्ट हैं आपके उस पूरे में, वो सबको एक ही क्लास का होना पड़ेगा, तभी कर पाएगा, वरना हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ IP एड्रेस विद इन द नेटवर्क। इससे क्या होता है कि भाई हम लोग IP एड्रेस में भी मतलब एबिलिटी उसको ऑप्टिमाइज़ करना, IP एड्रेस को अच्छे से यूज़ करना, वो भी नहीं कर पाते हैं पूरे नेटवर्क में, क्योंकि भाई इसमें तो फिक्स है। जैसे होता है ना, अमीर अमीर के पास ही रहेगा, गरीब गरीब के पास ही रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है, अमीर एक तरफ फिक्स हो गया, गरीब एक तरफ फिक्स हो गया। तो वही वाली बात इसमें भी हो कि भाई तुम्हारा सबनेट मास्क ये है तो तुम इधर ही रहोगे, तुम्हारा ये है तो तुम इधर ही रहोगे, तुम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, वही वाली बात है, ठीक है। तो यही होता है, VLSM नहीं होता है इसमें। उसके बाद होता है नो सपोर्ट फॉर हायरार्किकल एड्रेसिंग। तो क्लासफुल एड्रेसिंग डज नॉट अलाउ फॉर अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। दिस मीन्स दैट मैनेजिंग लार्ज नेटवर्क बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज देयर नो ऑर्गेनाइज वे टू ग्रुप रूट्स। समझे। तो इसमें क्या होता है, हायरार्किकल एड्रेसिंग भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या, कि अगर मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क है, तो आप उसको डायरेक्ट एक्सेस तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप ग्रुप बना रहता, किसका मैसेज आ रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो अगर आप उसको तो अब एक्सेस कर नहीं सकते, उसके लिए अगर मान लीजिए उसका छोटा छोटा ग्रुप होता, पार्ट होता, तो हम लोग उसको बढ़िया से एक्सेस कर पाते। लेकिन यही चीज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं इसमें, क्योंकि एक बार आपने किसी को दे दिया नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क दे दिया, तो उसको हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइज वे से या फिर उसको ग्रुप नहीं बना सकते, उसका अलग अलग ग्रुप नहीं बना सकते, उसको एक ही बार में एक्सेस करना होगा, जो कि डिफिकल्ट होता है। समझे। तो यही होता है कि हायरार्किकल इसमें एड्रेसिंग भी नहीं होता है अवेलेबल। तो ये था पूरा लिमिटेशन ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग। देखिए इसमें भी मैंने 4-5 बता दिया है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें 2-3 भी लिखते हो ना, क्योंकि बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, बढ़िया से दे रहे हो, अगर आप चाहो तो इसका छोटा भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो कि भाई इसमें एड्रेस स्पेस का यूज़ नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ नेटवर्क रहता है ना, इसमें VLSM भी नहीं होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको छोटा छोटा करके, तो आप अपने हिसाब से इसको क्वेश्चन को आंसर बना सकते हो, ठीक है। आप बस जान गए हो कि क्या क्या होता है। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है डिस्कस द पर्पस ऑफ सीक्वेंस नंबर इन अ TCP सेगमेंट, वाई पैडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ TCP सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि जो सीक्वेंस नंबर होता है ना एक TCP में, उसका क्या ज़रूरत है, ठीक है, और क्यों ज़रूरत होता है TCP सेगमेंट को पैडिंग की। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए पर्पस ऑन सीक्वेंस नंबर इन अ TCP सेगमेंट। तो देखिए TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब एक तरह से प्रोटोकॉल होता है जिससे हम लोग एक डेटा को, यानी एक पैकेट को एक जगह से दूसरे जगह पे, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे भेजते हैं नेटवर्क में। समझे। तो वही होता है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल, मतलब एक तरह से समझिए प्रोसेस होता है। तो उसी में सबसे पहला जो इसमें सीक्वेंस नंबर का यूज़ होता है वो होता है डेटा ऑर्डरिंग के लिए। तो ये क्या होता है, TCP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट इंश्योर डेटा इज डिलीवर्ड इन द सेम ऑर्डर इट वॉज सेंड। The sequence number allow the receiver to arrange the segment in the correct order even if they arrive out of sequence। समझे। तो देखिए सीक्वेंस नंबर का यूज़ होता है डेटा ऑर्डरिंग करने के लिए। तो ये जो TCP होता है ना, ये हम लोग का कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि इसमें अगर आप A डिवाइस से B डिवाइस में आप कुछ भेजना चाहते हो, तो पहले A डिवाइस पूछेगा B से कि क्या आप रेडी हो, B रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ मैं रेडी हूँ, फिर उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा। समझे। उसके बाद डेटा सेंड होता है, तो वही होता है TCP का। तो इसमें क्या होता है ना कि सीक्वेंस नंबर का यूज़ होता है, यानी कि अगर मान लीजिए A डेटा इस B को 5 भेज रहा है, मतलब 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, 4 भेजा, तो अभी एक के बाद 1 गया, 2 गया, फिर 4 गया, फिर 3 गया, फिर 5 गया। तो इसमें क्या होगा ना, जो सेंड कर रहा है ना वो सबको एक सीक्वेंस नंबर दे देगा कि 1 पे गया है, 2 पे गया है, 3 पे गया है, 4 पे गया है, 5 पे गया है। तो यही इसका यूज़ होता है सीक्वेंस नंबर का। फिर वहाँ पे जो B जो है, रिसीवर जो है, वो क्या करेगा, यही सीक्वेंस नंबर का यूज़ करके सारे डेटा को अरेंज करेगा कि हाँ भाई 1 2 3 4 5 इस ढंग से आया है, तो मैं भी इसी ढंग से इसको स्टोर करूँगा। तो वही होता है डेटा ऑर्डरिंग के लिए होता है। समझे। द वही सीक्वेंस नंबर अलाउ द रिसीवर टू अरेंज द सेगमेंट इन अ करेक्ट ऑर्डर। समझे। अगर वो आउट ऑफ सीक्वेंस भी आता है तो भी उसको करेक्ट ऑर्डर में हम लोग बना सकता है यूज़र, मतलब रिसीवर। समझे। तो ये हो गया डेटा ऑर्डरिंग। उसके बाद आता है डेटा इंटीग्रिटी। द सीक्वेंस नंबर हेल्प्स इन वेरीफाइंग दैट ऑल सेगमेंट आर रिसीव्ड। इफ अ सेगमेंट is missing, the receiver can identify the gap using the sequence number and request the sender to the retransmit the missing data। ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम लोग का डेटा इंटीग्रिटी भी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस नंबर जो होता है ना वो सबको मिलता है ना, 1 को मिला, 2 को मिला, 3 को मिला,
तो उससे क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई सेगमेंट जो है, सेगमेंट मतलब क्या, वही डेटा आने में मिस हो गया है, मान लीजिए उसने ए ने बी को 5 भेजा लेकिन बी ने 4 ही रिसीव किया है, तो वो बी बोल सकता है वापस से ए को कि भाई आपने 1 भेजा, 2 भेजा, 3 नहीं भेजा, 4 और 5 भेज दिया है, तो 3 को फिर से भेज दो, तो समझे। तो वो वही करेगा कि भाई 3 मेरे को नहीं मिला है, तो वो 3 को मतलब सेंडर को वापस से बोलेगा 3 नहीं मिला, भेजो मेरे को, तो 3 वापस से सेंडर भेज देगा। तो ये होता है कि इससे क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी भी बरकरार रहती है। तो वही वेरीफाइंग इन दैट ऑल सेगमेंट आर रिसीव्ड, है ना, वेरीफाई करने के लिए कि भाई सारे सेगमेंट मिल गए कि नहीं। अगर कोई सेगमेंट मिसिंग हो जाता है तो रिसीवर उसको आइडेंटिफाई कर देता है यूजिंग द सीक्वेंस नंबर, है ना, वही गैप बिटवीन, मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 4 आया, अरे 3 कहाँ गया, तो उस तरह से गैप को ढूंढा, उसके बाद वो वापस से रिक्वेस्ट कर देता है सेंडर को कि ये वाला नंबर नहीं है, भेजो मेरे को, इस तरह से हो गया। उसके बाद आता है फ्लो कंट्रोल। TCP uses sequence number to manage the flow of data between sender and receiver. The receiver can inform the sender about how much data it can handle, preventing overflow and ensuring efficient communication. तो यहाँ पे देखिए फ्लो कंट्रोल के लिए भी हम लोग का जो सीक्वेंस नंबर होता है यूज़ हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, सीक्वेंस नंबर क्या करता है, डेटा फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सेंडर और रिसीवर को कंट्रोल करता है ना। इसका मतलब क्या है, द रिसीवर कैन इन्फॉर्म द सेंडर अबाउट हाउ मच डेटा इट कैन हैंडल। इससे क्या होता है कि रिसीवर बता सकता है सेंडर को कि मेरी कैपेसिटी है ना 5 की है, तो मैं आपका 5 डेटा को तो रिसीव कर सकता हूँ, समझे। तो इस तरह से क्या होता है कि वो भेज सकता है कि सीक्वेंस नंबर देगा कि मैं 5 ले सकता हूँ, इस तरह से, समझे। प्रिवेंटिंग ओवरफ्लो एंड इंश्योरिंग एफिशिएंट, इससे क्या होता है कि ओवरफ्लो होने से बच जाता है। मान लीजिए बी की कैपेसिटी 5 है और ए उसको 10 भेज रहा है, तो ओवरफ्लो हो गया ना बी के ऊपर, वो तो 5 ही ले पाएगा, 5 तो लॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह का जो दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग का सीक्वेंस नंबर यूज़ होता है। उसके बाद आता है एक्नोलॉजमेंट। तो ये क्या होता है, द सीक्वेंस नंबर इज यूज्ड इन एक्नोलॉजमेंट मैसेज यानी ACK। व्हेन द रिसीवर एक्नोलॉजेस अ सेगमेंट इट्स टिपिकली इंडिकेट्स दैट नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर कन्फर्मिंग द सक्सेसफुल रिसीव फॉर ऑल प्रीवियस सेगमेंट। ठीक है, तो एक्नोलॉजमेंट ये क्या होता है, मान लीजिए सेंडर ने ए ने बी को भेजा, तो ए ने 1 को भेजा, मतलब 1 भेजा, तो बी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको और फिर एक एक्नोलॉजमेंट भेज देगा ए को, समझे, कि भाई मेरे को 1 मिल गया है। तो वही होता है ACK। ये AC का मतलब क्या हुआ कि मेरे को 1 मिल गया है, ठीक है। तब अब वहाँ से क्या करेगा, ए वापस से 2 को भेजेगा, 2 मिला, फिर इसने क्या करेगा ACK कि हाँ भाई मेरे को 2 भी मिल गया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेट के बाद ही करे, इसका भी एक N बन जाता है, मतलब सेट बन जाता है कि मैं 1 2 3 4 5 एक बार में भेजूँगा और फिर रिसीवर मेरे को बोलेगा कि हाँ मिल गया, इस तरह से, समझे। तो वही होता है कि एक्नॉलेजमेंट करने के लिए भी हम लोग का सीक्वेंस नंबर का जरूरत होता है। व्हेन द रिसीवर एक्नॉलेज सेगमेंट इट्स टिपिकली इंडिकेट द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेगमेंट। तो वही कि जब उसको मिल जाता है, मान लीजिए उसको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, तब वो 5 वाला क्या करेगा, ACK भेज देगा। मतलब बी जो है वो ए को बोलेगा कि मेरे को 5 मिल गया। 5 मिल गया मतलब क्या हुआ, समझे, कि उसको 5 से पहले जितने भी उसने भेजे थे ना सब मिल गया। फॉर एग्जाम्पल उसने मतलब ए ने 1 2 3 4 5 भेजा है, लेकिन किसी कारण बस 3 बीच में ही लॉस्ट हो गया, तो भी क्या करेगा रिसीवर जो है यानी बी जो है उसको 3 का ही डेटा भेजेगा कि भाई 3 नहीं मिला मेरे को। उसके बाद उसने जो 4 और 5 भेजा वो भी वो चला गया, समझे, क्योंकि उसका क्या है, रिसीवर को एकदम लाइन से चाहिए डेटा। 1 मिला, 2 मिला, अरे 3 लॉस्ट हो गया, तो वो 4 और 5 को भी बोलेगा भाग यहाँ से 2 नहीं चाहिए मेरे को पहले 3 चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा, 3 का भेजेगा कि भाई 2 तक का मिल गया मेरे को, 3 भेजो, समझे। तो इस तरह से क्या होता है, सेगमेंट का यूज़ होता है सीक्वेंस नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक्नॉलेजमेंट। अब देखिए हम लोग को पूछ रहा था कि पैडिंग क्यों ज़रूरत होता है, तो ये तो सिंपल सा चीज़ है। पैडिंग इन TCP सेगमेंट, पैडिंग इज यूज टू इंश्योर दैट द TCP हेडर लेंथ इज मल्टीपल ऑफ 32 बिट्स। दिस अलाइनमेंट इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी रीजन ऑफ मैनी सिस्टम्स। जैसे कि अलाइनमेंट, तो क्यों होता है पैडिंग का यूज़, तो अलाइनमेंट के लिए और कंसिस्टेंटी के लिए। तो ये कहता है अलाइनमेंट इंश्योर्स द TCP हेडर अलाइन विद द बाउंड्रीज एक्सपेक्टेड बाय द मेन हार्डवेयर, इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग एफिशिएंसी। तो ये जो हम लोग का TCP सेगमेंट का पैडिंग किया जाता है अलाइनमेंट के लिए, जैसे कि TCP हेडर को अलाइन इसलिए किया जाता है कि भाई उसका जो हार्डवेयर है वो TCP जिस डेटा से जहाँ जा रहा है, जिस डिवाइस से जा रहा है, तो उसको उसी हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो उस डिवाइस पे बढ़िया से चल सके, है ना, उसका हार्डवेयर पे वो अच्छा से प्रोसेस कर सके उस हार्डवेयर को। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का प्रोसेस जो होता है वो इफ़िशिएंसी हो जाता है। मान लीजिए एक हार्डवेयर की कैपेसिटी होती है 10 की, समझे, और आपका जो ये जो है आपने TCP को बढ़ा के 15 कर दिया है, तब तो वो हार्डवेयर लोड नहीं ले पाएगा उस काम को। तो उसके लिए क्या होगा, धीरे धीरे करेगा। वही अगर मैं उसको 10 पे सेट कर देता हूँ, 10 वाला अगर मैं TCP सेगमेंट ला देता हूँ, तब तो बढ़िया से काम हो पाएगा ना। तो वही होता है अलाइनमेंट करने के लिए। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी।
तो मेंटेन अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्या करता है, हम लोग का कंसिस्टेंट फॉर्मेट को मेंटेन करके रखता है डिफरेंट मतलब प्लेटफॉर्म्स के अंदर, समझे। यानी कि एक 4 डिवाइस है तो चारों को एक तरह से कंसिस्टेंट रखता है, सबको एक लेवल पे ले आएगा, है ना, सबका हार्डवेयर अलाइनमेंट को सबको एक साथ सेट कर देगा ताकि चारों डेटा पे एक समान डेटा ट्रांसफ़र हो पाए, डेटा का स्पीड एक समान रहे, इस तरह से, समझे, और वही इम्प्लीमेंट करना। तो ये हो गया हम लोगों का सीक्वेंस नंबर का पर्पस। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ यूडीपी डेटाग्राम यूजिंग अ सुटेबल डायग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूडीपी के बारे में पूछते ही रहता है। तो देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए द यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी यूडीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर आईपी नेटवर्क। अ यूडीपी डेटाग्राम कंसिस्ट ऑफ अ हेडर एंड अ डेटा सेक्शन। समझे, तो यूडीपी क्या होता है कि जैसा टीसीपी हो गया ना, वैसे यूडीपी भी होता है, इसका नाम होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, समझे। जैसे टीसीपी का मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखिए टीसीपी मैंने बताया था ये कि क्या होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कि कनेक्शन इसमें बनता है तब जाके डेटा ट्रांसफ़र होता है। यूडीपी में ऐसा नहीं होता, ये कनेक्शन लेस होता है, यानी कि ए और बी के बीच में अगर डेटा भेजना है तो ए और बी के बीच में पहले कोई संबंध नहीं बनेगा कि भाई मैं रेडी हूँ, ऐसा कुछ नहीं, समझे। ए ने डायरेक्ट भेजा बी को, अब बी अगर रेडी नहीं है, कोई भी दिक्कत है तो वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें कोई कनेक्शन नहीं बनता है। तो ये होता है कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर, वही डेटा को ट्रांसमिट करना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ हेडर एंड डेटा मेन, समझे। तो इसमें क्या होता है, 2 चीज़ होता है, एक हेडर होता है और एक डेटा सेक्शन होता है। यहाँ पे देखिए ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है, समझे, यूडीपी हेडर का और यूडीपी डेटा का। तो इस तरह से, तो देखिए इसमें कैसा होता है, ये हो गया हेडर पार्ट, ये हो गया डेटा पार्ट। ठीक है, ये जो हेडर है ये फिक्स ही रहता है हमेशा, आपके कोई भी यूडीपी आप भेजते हो, कोई भी पैकेट भेजते हो, पैकेट मतलब क्या, कोई भी सामान भेजते हो, समझे, तो उसका हेडर फिक्स रहता है। और ये डेटा वाले पार्ट में आप जो स्पेशल डेटा भेज रहे हो वो, तो इसमें यूडीपी हेडर भी देखिए 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सोर्स पोर्ट, एक होता है डेस्टिनेशन पोर्ट, एक होता है लेंथ और एक होता है चेकसम। ये सब 16 बिट्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है सोर्स पोर्ट। ये क्या होता है, दिस इज अ 16 बिट फील्ड दैट आइडेंटिफाइज द पोर्ट नंबर ऑफ द सेंडिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, सोर्स पोर्ट मतलब कि जहाँ से आप डेटा को भेज रहे हो ना, जैसे आप जहाँ से ए हो आप, ठीक है, ए आप जो भेज रहे हो तो उसका पोर्ट नंबर रखता है। पोर्ट नंबर समझिए एक तरह से आपका आईडी, ठीक है, जैसे आईडी कार्ड होता है ना, जैसे आपका इनरोलमेंट नंबर, उसी तरह से पोर्ट नंबर हो गया, यानी कि उस एप्लीकेशन का, उस डिवाइस का जहाँ से डेटा जा रहा है, तो वही हो गया सोर्स पोर्ट, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन पोर्ट। तो ये क्या होता है, दिस 16 बिट फील्ड्स आइडेंटिफाई द पोर्ट नंबर ऑफ द रिसीविंग एप्लीकेशन। तो ये क्या करता है, पोर्ट नंबर, ये रिसीविंग एप्लीकेशन का, यानी कि आप ए से बी को भेज रहे हो, ठीक है, तो ये बी का जिस जगह पे जाने वाला है उसका पोर्ट नंबर रखता है, वही हो गया हम लोग का डेस्टिनेशन पोर्ट, समझे। ये सब 16 बिट का होता है। उसका देखिए लेंथ क्या होता है, अ 16 बिट फील्ड दैट स्पेसिफाई द टोटल लेंथ ऑफ द यूडीपी डेटाग्राम इंक्लूडिंग बोथ हेडर एंड डेटा, समझे। तो ये लेंथ क्या होता है, ये जो लेंथ है हम लोगों का, ये होता है कि टोटल लेंथ कितना है हम लोगों का यूडीपी का, समझे, यानी कि ये जो डेटा हम लोग भेज रहे हैं इसका लेंथ कितना है, कितना हेडर और डेटा को मिला के, यानी कि ये इसका हेडर में कितने लेंथ है, इसका डेटा कितना बड़ा है, वो सबको मिला के जो फाइंड होता है वो होता है हम लोग का लेंथ, समझे। उसका देखिए चेकसम, तो 16 बिट फील्ड यूज्ड फॉर एरर चेकिंग ऑफ द हेडर एंड डेटा। ठीक है, तो चेकसम का यूज़ होता है एरर चेक करने के लिए, यानी कि पूरे यूडीपी में आप जो भेज रहे हो डेटा को, इसमें किसी तरह का एरर तो नहीं आया है, चाहे वो हेडर में आए या फिर डेटा में आए, किसी में भी आए तो वो चेकसम हम लोगों का चेक करता है। ठीक है, इट्स हेल्प इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी बाय अलाउइंग द रिसीवर टू वेरीफाई दैट द डेटा हैज़ नॉट बीन करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ये हम लोग का क्या यूज़ करता है, मतलब इंश्योर करता है कि डेटा जो है ना वो करप्ट ना हो जाए, समझे। तो इसके लिए रिसीवर को वो कर देता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि भाई मैंने ये सब डेटा है, इसको चेक कर लो कि ये सब डेटा सही है कि नहीं, तुम्हारे पास सही से पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो वही यूज़ होता है चेकसम का। सिंपल टर्म में एरर को चेक करने का काम करता है चेकसम। तो सिंपल टर्म में लेंथ क्या हो गया, बस टोटल आपका जो यूडीपी है उसका लेंथ कितना है वो। डेस्टिनेशन क्या हो गया, डेस्टिनेशन पोर्ट, जहाँ आप भेज रहे हो उसका पोर्ट नंबर क्या है, और सोर्स पोर्ट मतलब जहाँ से आप भेज रहे हो उसका पोर्ट नंबर क्या है। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ यूडीपी। एकदम ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही रहता है बार बार। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर है। तो आशा करते हैं आपको अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने DEF देख लिया है। ठीक है, तो
इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए। मैं समझ जाऊँगा आपको BCS 52 का जून 24 का चाहिए, ठीक है। और बाकी प्लेलिस्ट को अभी ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। अगर आप 5th में हो तो मैंने बाकी का भी बना दिया है, तो उन सबको भी अच्छे से देख लीजिए। अगर प्रीवियस में आपका बैक लगा हुआ है तो उन सब का भी ऑलरेडी अवेलेबल है, उन सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।